नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही समाधान प्रीलिम्स 2023 वाली सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग सब्जेक्ट एरियाज, जिसमें कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और पॉलिटी के ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं वो दोस्तों कवर किए जा चुके हैं। साइंस एंड टेक की शुरुआत भी कर चुका हूं। ये साइंस एंड टेक में ही अगला सेट है जो कि आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है, उसको जाकर के आप लोग रेफर कर सकते हैं और हमारे पुराने लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसमें केवल और केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैं टॉपिक्स बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पढ़ रखे हैं और मैं आपको केवल उन टॉपिक्स को एक बार जल्दी से गो थ्रू ही करवा रहा हूं। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे अग्निपथ बैच को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें शुरू होने में केवल 11 दिन बाकी हैं और ये 1 जून से शुरू होने वाला है। इसका प्राइस दोस्तों केवल और केवल 8,000 रुपए रखा गया है, जिसमें कि आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये बैच हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें कि अगेन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी। 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के आप लोग भर सकते हैं। अपनी डाउट्स आप उस फॉर्म में भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और हिंदी माध्यम के लिए बल्कि स्पेशल वीडियो हमने बनाई है हमारे चैनल पे कि हिंदी माध्यम से अगर आपको तैयारी करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, आपको काफी सारी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो पाएंगी। ऑलराइट, आज के लेक्चर में मैं कुल मिला के इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। पहले 2 टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स हैं, ये दोनों ही मिशंस नासा के मिशंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देन वी विल ब्रीफली टॉक अबाउट डार्क मैटर, जिसमें अगेन अमेरिका से ही एक खबर आई थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं काफी बड़े लेवल पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि इस चीज को लेकर कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा सकता है। देन वी विल टॉक अबाउट स्पेस टूरिज्म, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में ब्रीफली जिक्र किया था, अब थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एक्जैक्टली कि स्पेस टूरिज्म क्या होता है। एंड लास्टली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट SFDR, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर रेलेवेंट टॉपिक आपका माना जाता है। टॉकिंग अबाउट डार्ट मिशन, तो डार्ट मिशन क्या चीज है बेसिकली, एक आप अंदाजा लगाइए कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि शायद धरती की तरफ आ रहे हैं और ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें इनफैक्ट कई बार ये वाली खबरें सामने आती हैं कि कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि शायद धरती पे आ सकते हैं। ना होता क्या है कि जब कोई एस्ट्रॉइड धरती पे आता है, आने की कोशिश कर रहा होता है, उसका ऐसा पाथ बन चुका होता है, तो ये ऑब्वियसली घबराने वाली बात है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो एस्ट्रॉइड आता है दोस्तों धरती पे, तो उस केस में वो एक एक्सटेंशन लेवल का इवेंट बन जाता है। मतलब कि अगर वो धरती पे आएगा तो बहुत सारी धरती पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इंसान है, जितनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी डैमेज हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं। इसी चीज से जूझने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन बनाया गया था जिसका नाम था डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि वो आपका जो मिशन है वो उस एस्ट्रॉइड के अंदर जाकर के इंपैक्ट करेगा, सो दैट वो वाला जो एस्ट्रॉइड है उसका रास्ता बदल जाए। तो इन्होंने रिसेंटली उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन कैरी आउट किया था। इन्होंने बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम, इस बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम को बाइनरी क्यों कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा। तो ये एस्ट्रॉइड सिस्टम है जिसका नाम है डिडीमॉस और उसका मूनलेट है जिसके अंदर जाकर के इन्होंने बेसिकली उसमें इसकी टक्कर करवाई थी और ये चेक किया था कि क्या अगर कल को हम किसी एस्ट्रॉइड को तोड़ने का प्रयास करते हैं या उसके पाथ को चेंज करने का प्रयास करते हैं तो क्या हम लोग वो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये मिशन सही तरीके से काम किया था। बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम इज मेड अप बाय, उसमें एस्ट्रॉइड डिडीमॉस है और उसका स्मॉल मूनलेट कॉल्ड डाइमॉर्फोस है। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं इसीलिए इसको बाइनरी सिस्टम कहा जा रहा है। ये देख लिए, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दोस्तों एस्ट्रॉइड डिडीमॉस है और ये इसका मूनलेट है, यानी कि इसका मून है। जैसे धरती का मून है, धरती की नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही एस्ट्रॉइड के भी ऑर्बिट करने वाला एक मून है, उसका नाम डाइमॉर्फोस है। और ये आपका डार्ट है जो कि इसमें जाकर के कोलाइड करेगा, इसके रास्ते को चेंज करेगा, इसमें भी कोलाइड करेगा, इसके रास्ते को चेंज करेगा, सो दैट अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आ रहा है तो उसको रीडायरेक्ट किया जा सके। इसीलिए इसके नाम में रीडायरेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। ये दुनिया में बनने वाला ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है विच हैज बीन डिजाइन्ड टू टेस्ट अ यूनिक मेथड टू डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉइड सो दैट वो अपने मोशन को स्पेस में ही चेंज कर सके थ्रू काइनेटिक इंपैक्ट एंड सेव द अर्थ फ्रॉम एन इनकमिंग एस्ट्रॉइड। आपने
पढ़ा भी होगा पहले कि बहुत सारे जो एक्सटिंक्शन लेवल के इवेंट्स हुए हैं वो एस्ट्रॉयड के ही या मेटेरॉयड के ही इम्पैक्ट से हुए हैं। तो इसीलिए इस तरह की चीजों को किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं वो वाला काम इस मिशन के द्वारा किया गया है। नाउ हमने JWST की बात करी थी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और जो दोस्तों आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी मदद से बेसिकली स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक किया गया था और एस्ट्रॉयड के रास्ते को भी नापा गया था सो दैट ये वाला कोलिजन सक्सेसफुली कैरी आउट किया जा सके। तो ये वाला मिशन जो है अच्छे से पूरा हुआ था, जो कि एक भरोसा दिखाता है कि कल को अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं सोफिया मिशन के बारे में। सोफिया मिशन पुराना मिशन है, लेकिन इसको नासा ने शट डाउन करने का प्लान किया है। पहले तो सोफिया मिशन क्या चीज है? स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। अब दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो भाग होते हैं, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रैटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर होता है। तो ये स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि ये ऑब्वियसली ना तो ये जमीन पर है ना ये मून पर है, लेकिन ये वाला जो मिशन है ये स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है। स्ट्रैटोस्फेयर में आपका एक इन्होंने टेलीस्कोप लगाया हुआ था जो कि बेसिकली मून को एनालाइज कर रहा था, मून को स्टडी कर रहा था। ये वाला मिशन था, आप लोग यहां पे देख पाएंगे। ये दोस्तों एक एयरक्राफ्ट है, बोइंग का एयरक्राफ्ट है, 747 एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट में कुछ नहीं था, ये वाला दोस्तों टेलीस्कोप लगा हुआ था जो कि कंटिन्यूअसली मून को स्टडी कर रहा था, उसको एनालाइज कर रहा था। ये भी आप यहां पे देख पाएंगे, नासा का लोगो लगा हुआ है, ये अमेरिका का लोगो लगा हुआ है, और ये इन्होंने एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट था, इसको हवा में उड़ा रखा था और ये हवा में ही रहता था और ये मून को एनालाइज करता रहता था। नाउ नासा ने कहा है कि बस अब इसकी कॉस्ट और नहीं झेल सकते हैं, बिकॉज इसके बेनिफिट्स उतने नहीं मिल रहे हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसको अब शट डाउन करना पड़ेगा। अब ये सोफिया क्या चीज है? इंफ्रारेड टेलीस्कोप है इनसाइड बोइंग एयरप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड अराउंड 40,000 फीट अबव द सर्फेस। तो 40,000 फीट के आसपास जो है ये आपकी सतह के ऊपर उड़ान इसने भरी हुई है, कंसिस्टेंटली वही रहता है। इसमें केवल नासा ही नहीं बल्कि इसमें DLR भी है, DLR भी यहाँ पे लिखा हुआ है। DLR दोस्तों आपकी जर्मन स्पेस एजेंसी है और ये डेटा कलेक्ट कर रही है टू अंडरस्टैंड स्टार बर्थ एंड डेथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोलर सिस्टम्स। ये सभी तरह के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा था। 2019 में बड़ी डिस्कवरी करी थी, तब भी सुर्खियों में आया था। सोफिया डिस्कवर्ड हीलियम हाइड्राइड, फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन यूनिवर्स ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये उस टाइम पे बेसिकली ये हीलियम हाइड्राइड को इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि पहला मॉलिक्यूल था हमारे यूनिवर्स बनने वाला। तो ये काफी बड़ी डिस्कवरी थी, उस समय भी ये काफी सुर्खियों में रहा था और अब आप देख सकते हैं कि फिर से सुर्खियों में आया है। सवाल इसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं आया है, लेकिन किसी और एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है, तो ये सवाल आ सकता है। और केवल इतना भी अगर मालूम होगा ना कि नासा का मिशन है और इसमें ये मून को स्टडी करने के लिए बोइंग में था, बस उतने से ही आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर। तो ये दोस्तों क्या हुआ है कि एक डिटेक्टर है LZ डिटेक्टर इन USA। इट हैज शोन टू बी द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर येट क्रिएटेड। नाउ डार्क मैटर क्या चीज है वही समझना जरूरी है। ये न्यूज इनफैक्ट उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये डिटेक्टर सामने आया है जो कि बेसिकली डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकता है। डार्क मैटर को डिटेक्ट करना अपने आप में काफी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि डार्क मैटर एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा मैटर है जिसको कि डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स तो बहुत बनाए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसको अच्छे से इवैल्यूएट या फिर उसको अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट डार्क मैटर, हमें असल में विजिबल मैटर की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए पूरी धरती नहीं, पूरी यूनिवर्स की अगर बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में कुल मिला के 3 चीजें हैं। एक ऑर्डिनरी मैटर है, एक डार्क मैटर है, तीसरा दोस्तों डार्क एनर्जी है। जो ऑर्डिनरी मैटर है ये ऑलमोस्ट 5% के आसपास, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, जिसमें कि आपको सब कुछ देखने को मिलता है ना, ये गैलेक्सीज, ये प्लैनेट्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, अगेन पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। तो उसमें दोस्तों पूरे यूनिवर्स में जो ऑर्डिनरी मैटर है ये केवल 5% है, इनफैक्ट लेस देन 5% ही माना जाता है। नाउ इसमें क्या कुछ है? इसमें अर्थ है, सन है, दूसरे स्टार्स हैं, दूसरी गैलेक्सीज हैं। ये प्रोटॉन से बनी है, न्यूट्रॉन से बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है और ये बेसिकली एटम्स से बनी है। एटम्स में ही आपको ये सब देखने को मिलता है। जो चीजें आप देख सकते हैं ये विजिबल है। दिस ऑर्डिनरी मैटर, इसको बैरियोनिक भी कहा जाता है। ये केवल लेस देन 5% ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स बनाता है। नाउ
द विजिबल यूनिवर्स वी सी इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस इंटरेक्शंस अमंग द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जैसे जिसको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये दोस्तों यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये वाले जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से हमें जो सामने चीज देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर विजिबल यूनिवर्स। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जो बाकी मैटर है वो 27% है। फिर आप सोचेंगे कि ये तो केवल 32% हुआ, बचा हुआ 68% क्या चीज है? भाई वो सारा का सारा डार्क एनर्जी है, वहीं की बात करते हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी मेड ऑफ अ मिस्टीरियस इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड डार्क मैटर, जो कि 25 से 27% के आसपास है। उससे बचा हुआ जो यूनिवर्स है वो असल में बना हुआ है एक ऐसे फोर्स से जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को रिपेल करता है। वो असल में समझ नहीं आया था किसी को क्या है, और वो मिस्टीरियस था, इसीलिए उसका नाम डार्क एनर्जी रखा गया है, क्योंकि उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, कोई फिगर आउट नहीं कर पाया है। सो डार्क एनर्जी इज बेसिकली द नेम गिवन टू द मिस्टीरियस फोर्स विच इज कॉजिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अवर यूनिवर्स टू एक्सेलरेट ओवर टाइम रादर देन टू स्लो डाउन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये आपके यूनिवर्स को फैलाने का काम कर रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये फोर्स जो है उसको दूर भेज रहा है, और यही है। देखिए, ये तो हमें मालूम है कि हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रही है? वो प्रोबेबली इस डार्क एनर्जी की वजह से हो रही है, और यही है जो कि बेसिकली आपका 68 to 70% बनाता है पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स में। इसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर बनाया गया है। अब क्योंकि ये मिस्टीरियस है तो डिटेक्टर भी बड़ा शानदार होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेक्टर, उसके पहले हम लोग डार्क एनर्जी के बारे में थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। असल में पहली बार इसका जो आइडिया था ये अगेन एल्बर्ट आइंस्टाइन सामने लाए थे, 1917 की बात है। इन्होंने एक टर्म दिया था, उसका नाम था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब्सिक्वेंटली फिर इसका एविडेंस सामने आया था 1998 में। उस टाइम पे इसको डार्क एनर्जी कहा गया था, और तभी ये बताया गया था कि एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन तो हो ही रही है, लेकिन एक्सपेंशन तेजी से हो रही है, मतलब एक्सपेंशन का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। और ये डिस्कवर करने वाले जो लोग थे, जो फिजिसिस्ट थे, उनको बल्कि नोबेल प्राइज मिला था 2011 में। इट वाज अवॉर्डेड टू सॉल पर्लमटर, ब्रायन श्मिट एंड एडम राइस फॉर दिस डिस्कवरी। तो ये चीज डार्क एनर्जी का आइडिया वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन लाए थे डार्क मैटर का, लेकिन इसको बेसिकली जो मतलब थ्योराइज करने वाला जो इंसान था वो कोई बाद में आया था, और ये बल्कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक तरीके से करने वाले जो लोग थे उनको तो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेक्टर, जो डिटेक्टर बनाया गया है ये अमेरिका में बनाया गया है, और ये भी केवल अमेरिका का नहीं बल्कि इसमें यूएसए, यूके, पुर्तगाल और कोरिया के साइंटिस्ट मिले हुए हैं। ये डिटेक्टर इन्होंने ऐसा बनाया है जिसमें कि एक बड़ा टाइटेनियम टैंक लिया है विच इज फिल्ड विद एक्सट्रीम प्योर लिक्विड जेनॉन। ये इन्होंने ऐसा किया है बिकॉज ताकि उस टाइटेनियम टैंक में आपको किसी प्रकार की डस्ट, किसी प्रकार की रेडिएशन देखने को ना मिले। कहा जाता है कि ये वाला जो डिटेक्टर है ना, इसका जो सेंटर है दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, और इसको इस तरीके से डिजाइन इसलिए किया गया है सो दैट ये डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को डिटेक्ट कर सके। इट इज डिजाइन टू कैप्चर डार्क मैटर इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। तो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका टेस्ट रन जब इन्होंने किया तो इन्होंने पाया कि जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही सेंसिटिव आपका डार्क मैटर डिटेक्टर है जो कि यहाँ पर बेसिकली बना लिया गया है। ये चीज सुर्खियों में थी, जिसकी वजह से हमें ये पूरी की पूरी कहानी अब पढ़नी पड़ रही है कि भाई एग्जैक्टली ये डार्क मैटर क्या चीज है, ये डार्क एनर्जी क्या चीज है। खैर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको सीरियसली प्लीज लीजिएगा। इसको लेकर आपके कोई ना कोई सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस टूरिज्म का। नाउ ये ISRO is developing capabilities towards space tourism through the demonstration of human space flight capability to low Earth orbit। दोस्तों, आपने गगनयान का नाम सुना होगा। गगनयान को लेकर सवाल उसी साल आएगा, बिलीव मी, जिस साल गगनयान वाकई में टेक ऑफ कर जाएगा। बिकॉज अभी क्या है, बहुत डिले हो रहा है, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसको लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नाउ ये स्पेस टूरिज्म इसरो ने क्यों शुरू किया है? बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ये सब कर रही हैं। ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, एलॉन मस्क की स्पेसएक्स है, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म में आ चुकी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ब्लू ओरिजिन का जो कंपनी है ये किसके द्वारा बेसिकली चलाया जा रहा है। ठीक है, नाउ
ये वाली जो कंपनीज करें तो इसरो ने कहा हम भी करेंगे। तो स्पेस टूरिज्म होता क्या है, बेसिकली क्या है, स्पेस ट्रैवल है ना, कोई भी टूरिज्म है तो स्पेस में ट्रैवल करेंगे, विच विल अलाउ पीपल टू ट्रैवल टू स्पेस फॉर रिक्रिएशनल, लेजर और बिजनेस पर्पसेज। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह का टूरिज्म होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अभी तो स्टार्टिंग में ये केवल एक्सप्लोरेशन के लिए हो रहा था, लेकिन अब देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ स्पेस में रिक्रिएशन, स्पेस में लेजर और बिजनेस पर्पसेस के लिए भी लोगों को भेजा जाने वाला है। इसके अलग अलग किस्में हैं और यही हमें जानना है कि स्पेस टूरिज्म की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं ये बेसिकली कौन सी टाइप्स होती हैं। ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल एंड लूनर टूरिज्म। डेफिनेशन ऑफ स्पेस टूरिस्ट की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। स्पेस का जो एरिया है ये ऐसा एरिया है जिसमें भी बहुत बड़ा वॉइड है, इवन यूएन वगैरह के द्वारा भी कोई कन्वेंशन या कोई ट्रीटी सामने नहीं आई है। एग्जिस्टिंग स्पेस ट्रीटीज सच आर ओनली एप्लीकेबल टू एस्ट्रोनॉट्स, एनवॉयज हो गए ऑफ मैनकाइंड और पर्सोनल ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट, लेकिन ये स्पेस टूरिस्ट के लिए आज सच कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे आज तक इंक्लूड नहीं करी गई थी। टॉकिंग अबाउट, ये देखिए लूनर तो बड़ा सिंपल है कि भाई आपने किसी को मून पे भेज दिया। ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल दोस्तों 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, सॉरी सब ऑर्बिटल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और ऑर्बिटल जो है ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। इसमें यू आर गिविंग पैसेंजर्स ओनली अ फ्यू मिनट्स इन स्पेस, इसमें आप जो आपका जो पैसेंजर है वो कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। सब ऑर्बिटल में ऑब्वियसली स्पीड बहुत कम चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज्यादा देर तक आप नहीं रह पाएंगे। आपका जो इंजन है वो ऊपर तक जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर आपका नीचे वापस स्पेसक्राफ्ट आ जाएगा। इसमें स्पेसक्राफ्ट मस्ट अचीव ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट मेंटेन टू रिमेन इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। जैसे हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली एक ऐसी वेलोसिटी पे होती हैं कि वो ऑर्बिट में रहती हैं, नीचे गिरती नहीं है, राइट। तो वैसे ही ये ऑर्बिटल टूरिज्म जो है वो वैसा ही होगा कि आपका स्पेसक्राफ्ट को ऐसी वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी कि वो ऑर्बिट में रहे, नीचे नहीं गिरे। तो वो चीज है जो कि ऑब्वियसली ज्यादा सस्टेनेबल भी है। सब ऑर्बिटल टूरिज्म में तो ये है कि आपने जाकर के टच करके वापस आ गए आप, है ना, वैसा चीज है। लेकिन ऑर्बिटल टूरिज्म इज मच मोर स्टेबल, 400 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे आप बेसिकली यहां पर अपने स्पेसक्राफ्ट को ले जा पाएंगे। प्लीज स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखिए। लास्ट टॉपिक है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सुर्खियों में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था एसएफडीआर का बूस्टर। डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये प्लीज आप लोग देख लीजिए, इसमें हम लोग समय नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन ये एसएफडीआर क्या चीज है समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पिछले साल 8 अप्रैल की खबर है, लेकिन ये अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि इसको लेकर सवाल नहीं आया और हम लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं कि रैमजेट को लेकर यूपीएससी सवाल पूछेगी ही पूछेगी, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग एसएफडीआर के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपने रैमजेट का नाम सुन रखा होगा। रैमजेट में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो हवा के ही ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसमें आप अलग से फ्यूल नहीं डाल रहे हैं। तो ये अगेन ये भी रैमजेट वैसा ही है, तो इसमें वो तो नहीं बदला है। इसमें लेकिन फर्क क्या है कि ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। अब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट में क्या चीज है, इट इज अ प्रोपल्शन सिस्टम विच इंक्लूड्स अ थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट विद रिड्यूस्ड स्मोक नोजरलेस मिसाइल बूस्टर। ठीक है ना, तो इसमें एक तो स्मोक नहीं है क्योंकि ये रैमजेट है, तो वैसे ही स्मोक इसमें कम होती है। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम यूटिलाइजेज अ सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन। तो आपने कुछ इसमें सॉलिड फ्यूल डाल दिया जिससे कि उसको बूस्ट मिलता है सडनली उड़ने के लिए। ठीक है, वो ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट हर तरह के रैमजेट इंजन में ही ऐसा होता है, मतलब कि कोई भी रैमजेट इंजन होगा उसको टेक ऑफ करने के लिए सॉलिड फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, बिकॉज रैमजेट इंजन वो केवल हवा में जाकर के ही बन सकता है। इनिशियली वो हवा में जाकर के क्यों बन सकता है, बिकॉज वहां पर उसको एक अच्छी एक्सेलरेशन मिलती है, तो हवा उसके थ्रू क्रॉस करती है, फिर उसमें कंबशन होती है और उसके थ्रू वो चलता रहता है। लेकिन इनिशियली जब वो बिल्कुल 0 स्पीड पे है तो उसको तब उड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वहीं पे सॉलिड फ्यूल चाहिए होता है। तो ये सिस्टम यूटिलाइज करता है सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन। अनलाइक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स, रैमजेट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट। ये देखिए फ्लाइट के टाइम पे लेता है। इसका फायदा क्या है, ऑब्वियसली हवा में ये लाइट वेट है क्योंकि आपने इसमें अलग से फ्यूल नहीं डाला, जब हवा में है तब इसको अलग से फ्यूल नहीं चाहिए, और ये ज्यादा वैसे फ्यूल कैरी कर सकता है, तो बूस्ट देने के लिए ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी ना, डेवलप्ड अंडर जॉइंट रशियन R&D, इसको 2018 में ही टेस्ट कर लिया था और अभी इसकी, बल्कि वो तो बहुत पुरानी खबर है, अब इसकी जो DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑफ द ओडिशा कोस्ट, ये इन्होंने अब किया है। ये कंप्लीटली होममेड है। नाउ इसका फायदा क्या है कि जब आप खुद ऐसी मिसाइल बूस्टर टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं जो कि रैमजेट फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस केस में सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का फायदा क्या है कि हम लोग इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स बना सकते हैं। तो हमें मान लीजिए किसी हमारे खुद के ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से हमें
एक मिसाइल लॉन्च करी, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में उसको बूस्ट दे दिया यूजिंग अ सॉलिड फ्यूल, उसके बाद वो रैमजेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने टारगेट को जाकर के हिट कर देगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि प्रेजेंटली ये केवल हैंडफुल ऑफ कंट्रीज के पास ये अवेलेबल है। तीसरा फायदा ये है कि एयर टू एयर मिसाइल्स जो कि SFDR टेक्नोलॉजी यूज करेंगी, दे कैन अचीव लॉन्गर रेंज एज दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीडाइजर। वेट कम हो जाएगा तो रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मिसाइल बेस्ड ऑन SFDR फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड्स एंड हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंश्योर्स दैट द टारगेट एयरक्राफ्ट कैन नॉट गेट अवे। क्योंकि वेट कम है, स्पीड ज्यादा है, मैन्यूवरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, आप इनको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये अपने टारगेट को जाकर के हिट करें ही करें। तो इसके कई सारे फायदे हैं जो कि देखने को मिलते हैं। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नाउ आप सोचेंगे कि हमने रैमजेट, स्क्रैमजेट और ये सब पढ़ा हुआ है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, रैमजेट, स्क्रैमजेट और DMRJ इसमें कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। रैमजेट में क्या है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड जो है ना, वो सुपरसोनिक स्पीड पे जा नहीं पाता है। अगर जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये देखिए, ये रैमजेट के केस में सुपरसोनिक पे भी काम करेगा, लेकिन ये इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऑपरेट कर सकता है, थ्योरेटिकली ऑपरेट कर सकता है। इसमें भी वही चीज होगी कि यहां पर आपकी हवा अंदर जाएगी, उसमें कंबशन होगा, वो हीट बर्न होगी, तो ये इस तरीके से निकलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी। स्क्रैमजेट में क्या है कि वही इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी गई है कि वो सुपरसोनिक स्पीड पे भी काम कर सकता है, इवन हाइपरसोनिक पे भी काम कर पाएगा। तो रैमजेट काम कर सकता है लेकिन एफिशिएंसी गिर जाएगी। स्क्रैमजेट कंफर्टेबली काम कर लेगा, एफिशिएंटली ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड्स एंड अलाउज द सुपरसोनिक कंबशन आल्सो, यूजेस हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एज द ऑक्सीडाइजर। तो ये भी आपका फ्यूल हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेगा और आपका अल्टीमेटली हवा में तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करना है। बोथ रैमजेट एंड स्क्रैमजेट हैव नो मूविंग पार्ट्स। अब डुअल मोड रैमजेट में क्या है कि एक ऐसा इंजन जो कि रैमजेट भी है और स्क्रैमजेट भी है, मतलब कि कम स्पीड पे रैमजेट होगा, लेकिन जब स्पीड बढ़ जाएगी तो स्क्रैमजेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको डुअल मोड रैमजेट कहा जाता है। कोई भी मेजर डिफरेंस एज सच नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तीनों की सेम है, केवल नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और नाम कंफ्यूजिंग ये मैक स्पीड्स पे ही है। ये मैक स्पीड्स को देख लीजिए, सबसोनिक लेस देन 0.8 होता है, ट्रांससोनिक 0.8 से 1.2 होता है, सुपरसोनिक लेस देन 5, हाइपरसोनिक लेस देन 10 और हाई हाइपरसोनिक 10 to 25। इसको कभी कभार अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में मैंने ये वाला वर्ड भी देखा है, तो ये भी आप यहां पर देख लीजिए। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको डिफरेंसेस समझने जरूरी है। इसको लेके कुछ ना कुछ छोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है। क्रायोजेनिक और स्क्रैमजेट में क्या फर्क है? क्रायोजेनिक में दोस्तों आपका कंप्लीटली सिस्टम ही अलग होता है। क्रायोजेनिक में फ्यूल नीड्स टू बी स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। भाई यहां तो फ्यूल स्टोरेज होता ही नहीं है ना, यहां पर तो एयर ही आपका फ्यूल है। इट रन्स एफिशिएंटली व्हेन लो टेम्परेचर फ्यूल ट्रांसफॉर्म्स एंड मिक्सेस करेक्टली एंड इग्नाइट्स। इट रन्स एफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड्स। ये स्पीड पे निर्धारित है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना अच्छे से काम करेगा। इसमें जितना कम टेम्परेचर फ्यूल का होगा उतने अच्छे से काम करेगा। दोनों का डिफरेंस वैसे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बट सम पीपल माइट गेट कंफ्यूज कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो क्रायोजेनिक इंजन को भी यूज करने वाली बहुत कम देश हैं और स्क्रैमजेट को करने वाले तो और भी कम देश हैं। इसमें पेलोड है, ठीक है, इसमें आपका पेलोड वगैरह, इसमें आपका ऑक्सीडाइजर तो होता ही नहीं है ना, तो इसमें आप जो है अलग से ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। जो मैंने DRDO की बात करी थी, क्योंकि DRDO की बात करी थी, तो प्लीज एक बार IGMDP के बारे में भी आप लोग स्टडी कर लेना। IGMDP वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसमें कि ये सारी की सारी मिसाइलों को डेवलप किया गया है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इसको लेकर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, बिकॉज हम लोग हमारे स्टैटिक पार्ट में काफी अच्छे से बात करते हैं। आप लोग प्लीज एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि IGMDP में होती हैं। इसके सवाल आते रहते हैं, इफ नॉट इन UPSC सिविल सर्विसेज, CDS में तो इसके सवाल आते ही आते हैं, CAPF में भी इसके सवाल आते ही आते हैं, तो प्लीज इसको भी आप लोग देख लेना। राइट, दिस वॉज माई टाइम। अगले सेट में कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर के अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए, ओनली इन 3000 रुपीज। एंड अगर आपने मेन्स टेस्ट सीरीज को नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, ओनली 2500 में आपको अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।